चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले फटाफट चैप्टर का नाम लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर चैप्टर का नाम यहां पर देखोगे तो एक वर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स। तो हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। क्या सीखना है? फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना है। किंतु फाइनल अकाउंट्स किसका सीखना है? एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में हम लोग प्यार से इसको एनपीओ भी बोल देते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? एनपीओ। तो प्यार से हम लोग इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं बोलते, हम लोग सिर्फ एनपीओ बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या बहुत लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो एनपीओ भी बोल दो, एनटीओ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक एक करके बात समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने से पहले एनपीओ क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो समझो, एनपीओ आर द ऑर्गेनाइजेशंस created with the objective of promoting commerce, art, science, education, religion, charity, culture, etc. etc. सीधा सीधा बात बोल रहे हैं कि एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, बट टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लोग बैठ के प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं। इनका काम क्या है? कुछ प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव है कुछ प्रमोट करना है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट, ठीक है ना, रिलीजियन, चैरिटी, ये सबको प्रमोट करने के लिए बना होता है। यहां से अगर कोई प्रॉफिट कमाया भी जाता है तो वो प्रॉफिट मेंबर्स लोग अपने घर नहीं लेके जाते हैं, उस प्रॉफिट को यूज करते हैं टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव। जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है उसको फुलफिल करने के लिए। मैं एनपीओ को एग्जांपल देना तो मैं बताता हूं। जैसे कि कोई भी सोशल क्लब्स, ये नहीं होता पाड़ा में, अपना बंगाल में तुम है तो तुम देखेगा ये जो क्लब्स बना होता है ये सब, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेम्पल्स, जितना मंदिर है, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, समझ रहे हैं, चर्चेस। अरे छोड़ो, अच्छा एग्जांपल देता हूं। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी CS जो करता है, CS इंस्टीट्यूट जो है, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये सारे एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्या सीखना है? एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने से पहले आप मेरे कहानी सुनो। अगर वो कहानी समझ गए ना तो आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी कोई तकलीफ नहीं। मान लो हम लोग सब कोई मिल के यहां पर ना, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग एक क्लब बनाएंगे, हमारे लोकेलिटी में यहां क्लब बनाएंगे, और इस क्लब का कुछ नाम रखना था। तो हमने रखा आमरा शोभाई क्लब। बंगाल में है तो बंगाल वाला फीलिंग होना चाहिए, तो हम लोग क्लब का क्या नाम रखे? आमरा शोभाई क्लब, ठीक है ना। अब ये क्लब जब चालू किए, इसका भैया मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या था कि हमारे यहाँ पर जितने भी पुअर पीपल हैं, जो भी थोड़े से वंचित लोग हैं, उनको हम लोग दवाई मुहैया कराएंगे। बीमार हो जाते हैं, अब उनको बीमारी से लड़ने के लिए दवाई चाहिए, अब उनके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग सोचे कि उनको हेल्प करेंगे, दवाई देंगे, फिर कपड़ा देंगे, ब्लैंकेट्स देंगे, तो उनको हेल्प करने के लिए बनाया गया। अब जब क्लब बना है भैया, ये तो मोटिव तो रखे ही है। अब तो वो बंगाल का क्लब का रूल तो पता ही होगा, शाम को अड्डा देना पड़ेगा दादा, अड्डा वो जो, ठीक है ना, शाम को सब मिलेंगे वहां पर, थोड़ा चाय वाय होगा थोड़ा, और हाँ कैरम तो लगेगा ही वहां पर ना, कैरम मैच होना पड़ेगा, और उसका टीवी लगेगा, क्योंकि जितना भी फुटबॉल मैच होगा वहीं पर टीवी में बैठ के देखना है, और आजकल तो IPL भी चालू हो गया, वहीं पर देखना है। तो अब ऑब्जेक्टिव आप समझ गए क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव तो पुअर पीपल को हेल्प करना, बाकी ये सब तो एक्टिविटीज है।
अब ये जो क्लब बनाए इसमें कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा। तो हमने नियम क्या बनाया कि अगर कोई भी इस क्लब का मेंबर बनना चाहता है तो पहली बार उसको एडमिशन फीस देना, एडमिट करने के लिए जैसे एडमिशन फीस लगता है ना, तो उसको एडमिशन फीस देना पड़ेगा। उसको हम लोग एंट्रेंस फीस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस। मान लो फिक्स किया कि 1,000 रुपए वन टाइम पेमेंट है। अगर आपको मेरे यहाँ मेंबर बनना है तो पहला पेमेंट आपको कितना करना है? 1,000 रुपए, 1,000 एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस का। अब अगर आप मेंबर बन गए ना तो आपको अपना मेंबरशिप कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन। छोटा सा रखें, मंथली सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज कि हर महीना 100 रुपए दो, अपना मेंबरशिप कंटिन्यू। जैसे आजकल आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजन का, तो कंटिन्यू करने के लिए लेते हैं ना मेंबरशिप, तो वही वो कंटिन्यू करने के लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। कितने रुपए का? 100 रुपए पर मंथ का। मेरा बात समझ में आ रहा है? यहां तक कहानी ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो इस साल हमारे क्लब में 1,000 मेंबर जुड़ गए, 1,000 मेंबर्स। कितने लोग जुड़े? 1,000 लोग जुड़े। तो 1,000 लोग हमें एडमिशन फीस दिए होंगे। अरे बोलो, अब हर मंथ ये 1,000 लोग हमें सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, तो इसका मतलब हमारे यहां पर पैसा आना चालू हो गया। अच्छा, ये क्लब व्लब चालू करते हैं तो को पता है काफी सारा डोनेशन वगैरह मिलता है। डोनेशन डोनेशन जैसे मान लो कुछ लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं बट मेंबर नहीं बनना चाहते, तो लोग क्या देके चले जाते हैं? डोनेशन। और सबसे पहला डोनेशन तो बंगाल में क्लब को अपनी दीदी देती है। पता होगा तुमको, दुर्गा पूजा के वक्त वो मिलता ही है डोनेशन, 50,000, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक मिलता है। तो वो सब डोनेशन वोनेशन काफी सारा आता है अपने यहाँ पर क्लब में, पैसा आना चालू हो गया। अब पैसा जाता भी तो है। अब ये कोई क्लब खोलेंगे, कोई जगह लेके खोले होंगे, तो जगह का रेंट देना पड़ता है, मान लो वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है हर महीना। 2 स्टाफ रखे देखभाल करने के लिए, सब कुछ कोई रखना भी पड़ेगा ना आदमी भाई, तो 2 स्टाफ रखे, उसका सैलरी जाता है हर महीना। मेरा बात समझ में आ रहा है ना? अब गरीबों के लिए हम लोग वो मेडिसिन का बात किए थे, वो खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, ब्लैंकेट्स खरीदते हैं, पैसा जाने लग गया। तो मैं बोल रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भले आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, पर अगर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है तो पैसे का तो हिसाब रखना पड़ेगा। अरे बोलना, बचपन से पैसे का हिसाब रखने के लिए क्या बनाते? सोचो, बचपन से कैश का हिसाब रखने के लिए कैश बैंक का क्या खोलते थे? कौन सा बुक बनाते थे? कैश बुक बनाते थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमको समझ में आना चाहिए कि यहां पर भी हमको कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो भैया हम लोग को कैश बुक बनाना था, तो अब हम लोग सोच रहे थे कि कौन बनाए। तो तुम लोग सब सोच रहे हैं कि ऐसा आदमी को दें कि जिसको थोड़ा सा अकाउंट का ज्ञान हो, तो नॉलेज हो, संभाल ले ठीक से अकाउंट, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो तुम लोग डिसाइड किया कि भैया को अच्छा अकाउंट्स आता है, थोड़ा बहुत आता ही है, तो भैया को ही दे देते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तुम लोग आके मेरे को पूछा कि भैया आप कैश बुक मेंटेन कर देंगे हमारे क्लब के लिए? हम बोला हाँ ठीक है, क्या बड़ा बात है, कर देंगे। तो भैया कैश बुक बनाना था, तो ये रहा मेरा कैश बुक। कैश बुक बनाना मैं चालू कर दिया तुम्हारे लिए। क्या बनाना चालू किया भैया? कैश बुक। अब जब कैश बुक होता है तो सबसे पहले कैश बुक में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा। अभी लिखने का जरूरत नहीं, मैं सब लिखवा दूंगा। ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका, ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस जो भी है वो आ जाएगा। और उसके बाद जहां जहां से पैसा आ रहा है एंट्री को, जैसे मान लो एडमिशन फीस मिला हमको, हमको मतलब एनपीओ को, तो एंट्री क्या होना चाहिए एडमिशन फीस मिलने का? अरे रिप्लाई करना पड़ेगा, मेरा क्लास है, किसी और का क्लास नहीं है, जल्दी बोलो। तुम बाकी क्लास में चुपचाप बैठता होगा, मेरे क्लास में अगर एडमिशन फीस मिलेगा कैश में, तो एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस करके एंट्री मारेंगे। अच्छा बोलो, तो कितना मेंबर ज्वाइन किया है? 1,000, याद है ना? तो 1,000 बार एडमिशन फीस मिला होगा। तो 1,000 बार जब एडमिशन फीस मिला होगा तो मैं 1,000 बार एंट्री किया होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस, कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस। ऐसे कर करके मैं 1,000 टू एंट्री करूंगा प्रैक्टिकली। अरे क्या नहीं, पागल पागल है क्या? कैश बुक बना रहे हैं, क्या बोले वर्ड पे ध्यान देना। कैश बुक बनाया बचपन में, कैश बुक डेट वाइज एंट्री होता है। जैसे जैसे आपको एडमिशन फीस मिलेगा वैसे वैसे आप एंट्री करते जाएंगे। अब बचपन में क्या पढ़ रखे हैं मुझे नहीं पता, पर नियम तो यही है कि एडमिशन फीस जैसे मिलेगा मैं एंट्री करूंगा डेट वाइज। अरे बोलो ना, अगर 1,000 बार मिला है तो मैं 1,000 बार एंट्री करूंगा। 1,000 लोगों से मिला है तो बिल्कुल करूंगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अब ऐसे ही 1,000 लोग मुझे क्या दे रहे होंगे? सब्सक्रिप्शन दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? सब्सक्रिप्शन। सुनो ना, हर महीना सब सब्सक्रिप्शन देता है, तो 1,000 मेंबर है, तो 1,000 लोगों से मुझे सब्सक्रिप्शन मिलता हर महीना। अरे बोलो ना,
एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो मेरे को 12,000 बार सब्सक्रिप्शन मिला होगा। तो प्रैक्टिकली जब भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, कैश टू सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कैश टू सब्सक्रिप्शन, ऐसे करके हम साल भर में 12,000 एंट्री मारे होंगे। लॉजिकली सोचो। हाँ, यही नियम है ना। अरे भैया यही नियम है कैशबुक का। अब इसके अलावा जब भी मेरे को डोनेशन, जिस दिन भी कोई आके डोनेशन देता होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन करके डोनेशन मिलना चालू किया, मैं डोनेशन का एंट्री मारना चालू कर दूंगा। अब हर महीना के महीना मेरे को अपना क्लब का रेंट पे करना पड़ता है। रेंट का एंट्री क्या होगा? रेंट टू कैश। तो कैशबुक में क्या लिखेंगे? बाई रेंट। पहला महीना पे करूंगा बाई रेंट, दूसरा महीना पे करूंगा बाई रेंट। तो हर महीना रेंट पेमेंट का भी एंट्री आएगा। बोलो हाँ। अच्छा, महीना में, साल भर में 12 एंट्री तो मारना ही पड़ेगा कम से कम रेंट का। ऐसे ही मेरे पास 2 स्टाफ रखा था, तुमको याद होगा। जब भी स्टाफ को सैलरी पे करते एंट्री क्या होता है? सैलरी टू कैश। एक महीना में 2 सैलरी पे करता हूं। बोलो हाँ। तो जब भी सैलरी पे करता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करके एंट्री मार लेते हैं। और ऐसे सोच, साल भर में 12 महीना होता है, 24 एंट्री मार दिया होगा। अब ये जो क्लब खोले हैं, क्लब में तो भैया आदमी लोग बैठेगा तो ऐसे तो नहीं जमीन में जाके बैठ जाएंगे। तो चेयर टेबल चाहिए, मतलब फर्नीचर चाहिए, तो फर्नीचर भी खरीदे होंगे। जब भी फर्नीचर खरीदे होंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बाई फर्नीचर। अब तुम लोग बोला टीवी लगाना पड़ेगा, मैच देखना भाई, आईपीएल देखना, फुटबॉल का मैच देखना है, तो भैया टीवी खरीदे, तो मैं लिखूंगा टीवी टू कैश, ये मेरा एसेट है। अरे बोलो ना हाँ। तुम लोग भैया बंगाल का क्लब है, कैरम ना होले चोलबे ना, कैरम तो रखते ही हो। बोले एक भी नहीं, 3 कैरम रखना पड़ेगा, इतना मेंबर है। तो हम कैरम खरीद के लाएंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट बन गया, लंबा टाइम चलेगा, तो कैरम का एंट्री मार देंगे। अरे असली काम तो भूल ही गए, हम लोग ये क्लब बनाए क्यों था? याशी के लिए थोड़ी ना बनाए थे, गरीबों को हेल्प करने के लिए बनाए थे, गरीबों को दवाई देने के लिए बनाए थे। बोलो तो एक साल में कितना बार तुम दवाई खरीदोगे? जितना बार लगेगा। अब तुम लाखों गरीब को हेल्प कर रहे हो, तो लाखों बार तुम खरीदोगे मेडिसिन, और जितना बार खरीदोगे उतना बार तुम मेडिसिन की एंट्री मारोगे। तो मेडिसिन टू कैश, मेडिसिन टू कैश, मेडिसिन टू कैश करके तुम एंट्री मारते रहोगे। मेरी बात समझ रहा है? ऐसे करके जो भी पेमेंट है तुम एंट्री करते रहोगे। लाख एंट्री इसका ही हो गया मेडिसिन खरीदने का। अब लास्ट में ईयर के एंड में जाके क्या होगा? बैलेंस होगा। तो यहां पर ये बैलेंस निकल के आ जाएगा कि क्लोजिंग कैश बैलेंस इतना है अपना ईयर के एंड में। कैशबुक तो ऐसे ही बनता है, जो बचपन से मैंने सीखा है। तुम लोग का पता नहीं तुम लोग क्या सीखा है, ठीक है ना? हमने तो ऐसे ही सीखा था। तो भैया ये कैशबुक बन गया। क्या बन गया भैया? कैशबुक। अब क्या है ना, देख, कैशबुक तो मैं बना रहा हूं, पर सच में तो कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, तो किसी को कैश को भी तो रखना पड़ेगा। तो तुम लोग सोच रहा था भैया किसको पास कैश रखे, तो तुम लोग सोच रहे कि भैया अपने यहाँ पर जो सबसे बड़ा आदमी होगा ना उसको कैश दे देंगे। तो तुम लोग चारों तरफ देखा, सबसे बड़ा कौन था? मैं। तो तुम बोला कि भैया के पास ही रख देते हैं कैश, अच्छा रहेगा। तुम आया मेरे पास, बोले भैया भैया सुनिए ना, आप कैशबुक बना रहे, बहुत अच्छा है, आप सबसे बड़े हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप ही कैश रखें हमारे ये क्लब का, एनपीओ का, आप रख लेंगे, संभाल लेंगे? हम बोला देना दे, हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे के भूल जा। बोले मतलब? हम बोले नहीं, मतलब पूरा सेफ है मेरे पास, तुम भूल जा, कोई डरने का जरूरत ही नहीं है, पूरा पूरा ध्यान में रखूंगा अपना, मैं इसको अपना कैश मान के। मतलब अपना नहीं है आपका ना, अपना नहीं है, अपना नहीं मानना है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है अपने जैसा रखूंगा। तुम बोला ठीक है। अब थोड़ा दिन बाद तुम लोग का दिमाग ठंडा, बोला भैया के हाथ में कैश है, कैशबुक भी भैया के हाथ में, और भैया को अकाउंट्स का नॉलेज भी है। देख हंसी आ गया सबके चेहरे पे, तुम लोग के दिमाग में भी आ रहा है वही बात। बोले ये आदमी कुछ घपला कर ही दिया तो पकड़ में ही नहीं आएगा। अब तुम लोग के मन में ऐसा हो रहा है कि आदमी कुछ कर तो रहा है अंदर में, अब तुम लोग चाहता है कि भैया पकड़ में आ जाए, कोई गड़बड़ी हो रहा है। अब तुम लोग डायरेक्टली आके मुंह पे कैसे बोलेगा कि भैया आप कांड कर रहे हैं? तो भैया कांड कर रहे हैं तो बोलना मुश्किल है। तो तुम लोग आपस में डिसाइड किया कि भैया क्या कैशबुक बनाते वही देख लेते, उससे पकड़ में आ जाएगा कैश। तो ठीक है, तो तुम लोग मेरे पास बोले भैया सुनिए ना, कमिंग संडे को थोड़ा सा आइए ना, और कैशबुक लेके, हम लोग थोड़ा कैशबुक देखना चाहते कैसा बन रहा है। अब बोले एकदम ठीक ठाक बना, टेंशन मत ले। नहीं टेंशन का कोई बात नहीं, बट सब मेंबर लोग चाह रहे थे एक बार देखना अपना कैशबुक का। तो हम बोले ठीक है हम ले आएंगे, तो संडे को भी मेरा क्लास रहता है भाई, मैं बिजी रहता हूँ, तो मेरा क्लास संडे को सुबह क्या बोलते हैं 1 बजे 12 बजे से है। तो तुम लोग एक काम करो, सुबह सुबह आ जाओ, कितना बजे आना बोलो? बोले भैया 1-1.5 घंटा लगेगा, 10 बजे मिलते हैं क्लब में, 10 से लेके 11:30, फिर अब निकल जाएगा। हम बोला 11:30 से लेट मत करनी, तुम भाग जाऊंगा, मेरा क्लास है, मैं रुकता नहीं हूँ क्लास होने से बस। बोले ठीक है भैया डन।
तो संडे को तुम लोग सब आया क्लब में, अब सब मेंबर जमा हो गए, बोले हम लोग कैश बुक देखेंगे, लाइए। अच्छा लॉजिकली सोचिए, जो मैं कैश बुक बना रहा हूं इसका साइज कितना होगा, 1 पन्ना कि 2 पन्ना? भैया बहुत बड़ा होगा। भैया आपका तो 1000 एंट्री तो एडमिशन फीस का ही है, 12,000 एंट्री सब्सक्रिप्शन का, लाखों एंट्री मेडिसिन का है, बाकी गिरता का तो है ही एंट्री। तो कितना होगा, 5 पेज में हो जाएगा, 10 पेज। मतलब ये पागल वागल हो रखे हैं क्या? कम से कम इतना मोटा बनेगा आपका कैश बुक, कम से कम मैं बोल रहा हूं इतना मोटा तो बन ही जाएगा कैश बुक। तो इतना मोटा कैश बुक लेके मैं गया संडे को 10 बजे, तुम बोला लो चेक कर लो। अब लॉजिकली तुम सोच के देख, तुम इतना बड़ा कैश बुक क्या चेक कर पाएगा? अगर 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटे में 1-1.5 दिन भी दूं तो भी इतना बड़ा कैश बुक तुम्हारे लिए इतना जल्दी चेक करना क्या संभव है? नहीं, तुम लोग तो घंटा भर में 2-4 पन्ना, एक पेज भी फाड़ेगा तो भी चेक नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा कैश बुक है। मेरा बात समझ आया? किसी को तो बैठ के शांति से देखना पड़ेगा तभी समझ पाएगा। तो तुम लोग बोल रहे भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा, अपने मन में तुम लोग सोच रहा है ऐसे कैसे निकाल लेंगे। तो तुम लोग 1-1.5 घंटा होने के बाद आया मेरे पास, बोले भैया बहुत अच्छा से बनाया आप कैश, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल कैश बुक है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है। हम बोला हाँ बोल, क्या रिक्वेस्ट है? बोले भैया क्या आप ये कैश बुक का समरी बना के दे सकते हैं मेरे को क्या? हम बोला समरी मतलब? बोले तुम छोटा छोटा बना के दे, छोटा छोटा। हम लोग क्या जेरोक्स दुकान से क्या मिनी जेरोक्स करा के लगे थे जो तुम लोग एग्जाम में करते हैं बचपन में? बोले नहीं 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 वो नहीं बोल रहे भैया, वो नहीं बोल रहे हैं। हम बोले समरी बना के दीजिए इसका। हम बोले कैसे? तो तुम लोग बोल रहे भैया एक काम कीजिए, पहले आप एक तो ना ऐसे ही अकाउंट फॉर्मेट में बना लीजिए। हम बोला बना लिए। बोले भैया एक काम कीजिए, आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपका कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिख दीजिए। हम बोला हाँ लिख दिया। फिर बता? बोले फिर जैसे कि मान लीजिए कि आपको एडमिशन फीस मिला है। हम बोला हाँ मिला एडमिशन फीस, 1000 एंट्री है। बोले नहीं 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 सुनिए तो सही, आप लिखिए एडमिशन फीस, मेरे को 1000 एंट्री नहीं चाहिए, आपको साल भर में कितना एडमिशन फीस रिसीव हुआ है आप वो टोटल करके एक बार में बैठाओ। मतलब आपका 1000 एंट्री में है ना, हमको 1000 नहीं चाहिए, आप टोटल कितना आपको रिसीव हुआ ये बता दो मेरे को साल भर। टू एडमिशन फीस एक एंट्री बस, साल भर में कितना मिला टोटल करके बैठा दो। हम बोला फिर जैसे आपको मान लीजिए सब्सक्रिप्शन मिला, आपके पास तो 12,000 बार मिला है, मेरे को 12,000 एंट्री नहीं चाहिए, आप लिखो टू सब्सक्रिप्शन बोल के लिख दो कि रिसीव हुआ है, आपको साल भर में जितना रिसीव हुआ है उसका टोटल यहां लिख दो। ऐसे ही आपको डोनेशन भी मिला है ना, तो आप लिखो ना डोनेशन मिला है, डोनेशन। अब मेरे को ना 100 डोनेशन मिला है साल भर में, तो मुझे 100 एंट्री नहीं चाहिए, आप उन सबका टोटल करके बताओ टोटल डोनेशन कितना मिला आपको। अब आपने रेंट पे किया, साल में 12 एंट्री किया 12 महीना का, मुझे नहीं चाहिए 12 एंट्री, आप सिर्फ लिखो बाई रेंट और टोटल लिखो कि रेंट आपने साल भर में कितना पेमेंट किया है। मेरी बात समझ रहा है? आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया हर महीना की महीना, बिजली तो देना ही पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए कि हर महीना आपने कितना पे किया है, आप टोटल करो 12 महीना का और टोटल करके यहां पर अमाउंट लिख दो। आपने फर्नीचर खरीदा है, लिखो ना बाई फर्नीचर, साल में 10 बार खरीदा, मुझे 10 बार नहीं देखना है, आप एक बार लिखो बाई फर्नीचर, काम खत्म करो, टोटल बताओ कितना खरीदा है। मेरी बात समझ रहा है? आपने पुअर पीपल के लिए मेडिसिन खरीदा है, मेडिसिन आपने 1 लाख एंट्री किया होगा, भैया मुझे 1 लाख नहीं देखना है, आप टोटल लगाओ, टोटल लगा के यहां पर अमाउंट लिख दो और लास्ट में फिर सब कुछ लिखने के बाद यहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बस ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा दो, ये बना के दो मेरे को समरी ऑफ कैश फ्लो। बन जाएगा भैया? मैं बोला हाँ बन जाएगा। अब लॉजिकली आप सोचो, लॉजिकली ये जो समरी ऑफ कैश बुक में जो बना रहा हूं, ये जो बनेगा तब कितना पेज, इतना मोटा बनेगा क्या? 1 पेज के अंदर आ जाना चाहिए, ज्यादा होगा 2 पेज, उससे आइटम्स कितने ही होंगे यार, सोच के देखना, रिपीटेटिव आइटम्स इतने होते हैं सारे, तो क्लब कर देंगे तो 1 से 2 पेज में आएगा। ये जो बना लिया ना समरी ऑफ कैश बुक, इसको नाम दिया गया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बना नाम दिया गया है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब ये पूरे साल का एक साथ बनाते हैं तो इसको लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि इसमें पूरे साल का डेटा एक साल है। तो समझो जल्दी से, तो पहला अकाउंट बनाया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो कोई पूछेगा भैया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो आंसर है इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। क्या बोलेंगे? इट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक, इट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक, इट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक। ध्यान से सुनते रहना। अब नेक्स्ट, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड इट एंड्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। बोलो ठीक है? क्या बोला? इट स्टार्ट्स विथ, मुंह से बोलना, मतलब हम क्या 5-7 दिन क्लास नहीं ले, तुम लोग तो एकदम बेकार ही हो गया है, रिप्लाई नहीं आता, हम रिप्लाई नहीं आएगा हम कुछ फेंक के मार देंगे, बता रहे हैं।
इट स्टार्ट्स विथ क्या बोले, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड इट एंड्स विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लियर हो गया? ध्यान से अब अगला लाइन सुनना, फिर बाद में रिपीट करेंगे। ऑल द रिसिप्ट्स आर डेबिटेड, जितना भी पैसा आया है, रिसिप्ट आया, वो कहां आता है, डेबिट साइड में, तो डेबिटेड। एंड ऑल द पेमेंट्स आर क्रेडिटेड। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सन्ड्री रिसिप्ट्स विल बी डेबिटेड। सन्ड्री मतलब सारा, तो सारा रिसिप्ट डेबिट साइड में आएगा और सारा रिसिप्ट क्रेडिट साइड में। सन्ड्री रिसिप्ट्स विल बी डेबिटेड एंड सन्ड्री पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड। रिपीट करो, सन्ड्री receipts will be debited and sundry payments will be credited. Next line ध्यान से सुनना। Both capital and revenue items are recorded here. क्या बोला? Both capital and revenue items are recorded here. भैया इसका मतलब, रेवेन्यू आइटम्स का मतलब समझते हो, इनकम एक्सपेंस। कैपिटल आइटम मतलब बैलेंस शीट आइटम, सीधा बात है। देखो ना, ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो खर्चा है ना, ये सब रेवेन्यू आइटम कहलाता है। पर आपने जो फिक्स एसेट खरीदा, फर्नीचर, ये कौन सा आइटम है, कैपिटल है। तो इसलिए मैंने बोला बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड हियर। फिर से बोलो, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड हियर। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन सुनो। इट इज प्रिपेयर्ड अंडर कैश बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड अंडर कैश बेसिस। ये कैश बेसिस में बनाया जाता है। कैश बेसिस का मतलब है जो भी पैसा ड्यूरिंग देयर कैश में आया है और गया है वो रिकॉर्ड होगा। भले ही वो कैश जो आया गया है वो इस साल के लिए है कि लास्ट ईयर के लिए है कि अगले साल के लिए है, उससे मतलब नहीं है। अगर कैश आया और गया है तो वो यहां रिकॉर्ड होता है। इसी को बोलते हैं कौन सा बेसिस, कैश बेसिस। तो भैया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कौन से बेसिस में रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस। कोई भी कैश का आना और कोई भी कैश का जाना, भले ही वो इस साल के लिए हो, लास्ट ईयर के लिए हो या अगले साल के लिए हो, वो यहां रिकॉर्ड होगा। तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड है। कौन से बेसिस में रिकॉर्ड होता है, कैश बेसिस। और लास्ट बात जरा सोच के बताना, अगर मैं पूछूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, क्या बोलोगे? सोच के बताओ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? मर जाओ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के लिए पहले बोला इट इज समरी ऑफ, क्या बोले थे, कैश बुक। कैश बुक मतलब भैया ये क्या बताता है, कैश अकाउंट ही तो है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, रियल। तो याद रखिएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज रियल अकाउंट है। ये इनकम एक्सपेंस अकाउंट है क्या, नहीं, ये तो कैश का हिसाब रखे, कैश अकाउंट है, बेसिकली कैश का समरी है। तो इट इज रियल अकाउंट नेचर। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट इन नेचर। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला पार्ट मैंने बोला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज a summarized form of cash book. It starts with opening cash bank balance and ends with closing cash bank balance. All sundry receipts are and all sundry payments are, both dash and date items are recorded. Capital and revenue items are recorded. It is prepared under dash basis, cash basis. It is dash account in nature. Clear हुआ? यहां तक एकदम क्लियर है? ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। अब तुम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तुमको बना के दिए, तुम देख लिया। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के बाद, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद तुम लोग आया मेरे पास, बोले भैया आप तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बहुत अच्छा बना दिए, समरी बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात बोले हम, बोला हाँ बोल। बोले भैया सुनिए ना, साल भर अपने यहां पर काम हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक काम कीजिए ना, चेक कीजिए ना पूरा साल भर काम करके अपना प्रॉफिट आया कि लॉस आया है। तुमने क्या बोला तुम? बोले भैया प्रॉफिट आया कि लॉस आया, ये बताइए ना। छी छी छी, शर्म नहीं आया बोलते हुए? क्या इसी के लिए हमने एनपीओ खोला था अपना? हमारा एनपीओ का ऑब्जेक्टिव तुम बोल गया गरीबों को हेल्प करना था और तुम प्रॉफिट लॉस देखने। छी 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 छी, कैसा कैसा इंसान है तुम लोग। बोले नहीं भैया मेरा इंटेंशंस बुरा नहीं है। चलिए आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना चाहते हैं, पीएल अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। हम ये बोल रहे हैं अपना तो एक कहीं ना कहीं ये एक एंटिटी है, तो नेट में कुछ पैसा बचा है कि नहीं बचा वो देख लीजिए ना, क्योंकि बचा होगा तो उसको अच्छा काम में यूज कर लेंगे, नहीं बचा होगा तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हिसाब तो लगाइए थोड़ा सा। हम बोले ये बोलना तो हम ये बना के देते हैं। तो हम बोले ठीक है हम बना के देंगे, कुछ नहीं। तो मैं क्या किया, मैं एक अकाउंट बना दिया और इसका नाम रख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सुनो ना, है वही बचपन का पीएल, बस इज्जत पे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस बोलने में, समझ रहे ना।
तो वो नाम चेंज कर दिया, बस क्या बोल रहे हैं, इनकम एंड है वही पीएल बचपन का। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं बोलता हूं इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ऐसे लिखते हैं फॉर द वो ईयर एंडेड, ये सब लिख देते हैं। अब जितना भी तुम्हारा इनकम होगा और जितना भी एक्सपेंस होगा यही आएगा। अच्छा बचपन में पीएल तो बनाई है, ट्रेडिंग पीएल, इनकम कौन से साइड में लिखता है, हाँ इनकम कौन से साइड में लिखता है, जो डेबिट साइड बोलेगा मर जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर सकता। तो जितना भी इनकम होता है सब कहां आता है, क्रेडिट साइड में। तो मैं बोल रहा हूं जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू इनकम है, वर्ड पे ध्यान देना, क्या बोला, क्योंकि इनकम तो रेवेन्यू होगा ना, तो जितना भी रेवेन्यू इनकम है वो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। और जितना भी तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंस होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंस, वो किधर लिख देंगे, डेबिट साइड में। अरे सारा इनकम क्रेडिट साइड में, सारा एक्सपेंस डेबिट साइड में। अब डिफरेंस का फिगर जो आएगा वो प्रॉफिट लॉस आएगा। अब मान लो इधर आया तो ये क्या है, प्रॉफिट की लॉस, बचपन से बना रहा है पीएल, बोलना क्या है, प्रॉफिट। बट ये लोग तो प्रॉफिट नहीं बोलेगा, ये लोग इसका नाम रख दिया सरप्लस। क्या नाम रख दिया है, तो प्रॉफिट आएगा तो इज्जत लगता है बोलने में, तो क्या समझ रहे, इज्जत पे लगता है, तो ये लोग क्या बोलता है, सरप्लस। अब सरप्लस लिख के बोलता है, सरप्लस का मतलब क्या है, तो ये लोग बोलता है इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये कोई बोलने वाला बात है क्या, सरप्लस आएगा कब, जब इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा, तो लोग बोलता है इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और मान लो लॉस भी तो आ ही सकता है, मान लो लॉस आ गया, ये लोग बोलता है ना लॉस नहीं बोलेंगे हम लोग, हम लोग क्या बोलेगा, बोला डेफिसिट बोलेंगे, डेफिसिट। तो ये लोग लॉस को क्या बोल देता है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है, हाँ तुम समझ ही क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये बन गया सर। सो भैया अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंस आर डेबिटेड। अब ध्यान दे रहे, मैं वर्ड रेवेन्यू बोल रहा हूं, यहां कैपिटल आइटम नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है, रेवेन्यू, क्योंकि कैपिटल आइटम तो बैलेंस शीट का आइटम है। अभी ये फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब कहीं ना कहीं क्या है, मेरा फाइनल अकाउंट्स है। अच्छा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ना, ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है। कौन सा बेसिस, अक्रूवल। सुना होगा आप लोग, अकाउंट्स का बच्चा लोग है तो सुना ही होगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब जानते हो, अक्रूवल बेसिस बोलता है कि इनकम शैल बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड बेसिस, नॉट ऑन रिसीव बेसिस, एंड एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन incurred basis, not on payment basis. इनकम कौन से बेसिस में रिकॉर्ड होगा, अर्न, और एक्सपेंस इनकर्ड। ऐसे नहीं, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ तो समझेंगे। जो जिस साल का खर्चा है वो उस साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही उसका पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। और जो जिस साल का इनकम है वो उस साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। फिर से बोल रहा हूं, जो जिस साल का एक्सपेंस है वो उस साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही वो पेमेंट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। और जो जिस साल का इनकम है उस साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, भले ही वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। वही चीज को इंग्लिश में बोलते हैं कि इनकम शैल बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न्ड बेसिस एंड एक्सपेंस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इनकर्ड बेसिस। याद करो बचपन में जब तुम लोग पीएल अकाउंट बनाता था तो तुम लोग को याद है, तुम लोग वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह एडजस्ट करता था, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह, वो प्रीपेड एक्सपेंस भी एडजस्ट करता था, याद है, प्रीपेड इंश्योरेंस वगैरह देता था तुम लोग को। फिर तुम लोग वो क्या नाम है, दत्तेरी की क्या बन रहा है, उसके बाद वो अक्रूड इनकम देता था तुम लोग को, याद आ रहा है, कुछ सुना है कि नहीं सुना है। और उसके बाद वो तुम्हारा प्री रिसीव इनकम भी एडजस्ट करता था। तो ये सब जो तुम एडजस्ट करता था वो कौन से कॉन्सेप्ट के तहत एडजस्ट होता था, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये जो बनता है ये कौन से बेसिस बनेगा, अक्रूवल। तो ये सब का भी एडजस्टमेंट होने के बाद बनेगा, मतलब इस साल का इनकम और इस साल का एक्सपेंस लिया जाएगा, सीधा बात है, इस साल का इनकम और इस साल का एक्सपेंस, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, सरप्लस या डेफिसिट। अच्छा बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल की नॉमिनल? नॉमिनल। भैया ये प्रॉफिट और लॉस को लेकर डील कर रहा है तो कौन सा अकाउंट होगा, तो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो अभी तक बोला सबसे पहला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल द रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड, आवाज नहीं आ रहा फिर से, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। इट इज डैश अकाउंट इन नेचर,
nominal account in nature. It is prepared in the dash basis, accrual basis. अब आगे सुनो. अब जैसे ये बन गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब पीएल बन गया, और लास्ट में फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है? बैलेंस शीट. तो ये लोग भी क्या बनाएगा? बैलेंस शीट. इस साइड में सारा क्या लिख देगा? एसेट्स तरीके. और इस साइड में सारा क्या लिखेगा? लाइबिलिटीज. बट लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा जाना चाहिए एक्चुअली में, अगर बोले तो क्या लिखा जाना चाहिए? कैपिटल. और उसके बाद सारा क्या लिखना चाहिए? लाइबिलिटी. और फिर टोटल टैली हो जाना चाहिए. क्या कोई डाउट है? बस इतना बात है कि एनपीओ के अंदर कैपिटल को ये लोग कैपिटल नहीं बोलता है. ये लोग कैपिटल को क्या नाम देता है? कैपिटल फंड बोलता है. क्या बोलता है कैपिटल ही, बट हम लोग नाम क्या बोलते हैं भैया? कैपिटल फंड बोलते हैं. ये जो मैंने बोला ना नाम कैपिटल फंड, क्यों बोलते हैं कैपिटल फंड? समझता है? क्योंकि यहां पर कोई सिंगल ओनर नहीं है, कई लोग मेंबर हैं. तो मेंबर लोग पैसा देते रहते, जमा होते रहता है, पैसा देते रहते, जमा होते रहता है. तो इसीलिए इसका नाम क्या बढ़ गया? कैपिटल फंड. इसको प्यार से हम लोग कभी कभी जनरल फंड भी बोल देते. क्या बोल देते हैं? जनरल फंड. और जब प्यार सारी हदें तोड़ दे तो हम लोग उसको एक्यूमुलेटेड फंड भी बोल देते हैं. क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड. जैसे तुम लोग का एक अच्छा नाम है जिस नाम से हम तुमको जानते हैं. एक नाम होता है जैसे कि तुम्हारी मम्मी जो तुमको घर में प्यार से बुलाती है, और एक तुम्हारा बाबू सोना जो प्यार से बुलाता है. समझ रहे हैं ना? तो वैसे कई सारा नाम है. हिंदी में बोले तो ये पर्यायवाची है. तो आप चाहे तो कैपिटल फंड बोल सकते हो, या दूसरा नाम क्या बोला? जनरल फंड बोल सकते हो, या तीसरा नाम क्या बोला? एक्यूमुलेटेड फंड. बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है. बोलो बात समझ में आ गया? अच्छा याद करो, जब बचपन में वो तुम लोग पीएल अकाउंट बनाता था, उससे नेट प्रॉफिट निकलता था ना. वो नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कहां लेके जाते थे? कैपिटल में क्या करते थे? ऐड करते थे. तो आज क्या मुझे लॉजिक देना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उससे सरप्लस निकला, मतलब वो तो प्रॉफिट ही है. वो सरप्लस कहां जाएगा? हाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. और लॉस आता तो कैपिटल से लेस होता था. तो अगर कोई डेफिसिट आया है तो वो कैपिटल से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. काम खत्म. और ये बताना है कि ये दोनों टोटल टैली हो जाएगा, मतलब सही हो गया. बोलो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत का बात है? तो मैं अभी तक जितना बहुत सारा बात कर लिया, मैं एक काम करूं, लिखवा दूं कि नहीं लिखवाना है? लिखवा दे. चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. लिखिए मीनिंग ऑफ एनपीओ. देखो, एनपीओ आर द organizations created not for earning profits but to serve the society at large. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में आया. जिसे एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और प्रॉफिट आ गया, मतलब सरप्लस आ गया. तो ये जो प्रॉफिट है, सरप्लस है, मेंबर लोग घर लेके जा सकता है? नहीं, नहीं ले जा सकता. ठीक है, आगे लिखो. इट इज क्रिएटेड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू promote commerce, science, arts, religion, education, charity, etc. For example, social clubs, charitable hospitals, charitable educational institute, temples, गुरुद्वारा,
churches, mosques, ICAI, ICMI, ICSI, etc. ICI समझ गया ना? हाँ, अगर ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं समझते हैं तब तो मर जाना चाहिए आज। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सॉरी, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है। तो तुम लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो एनपीओ है। क्या चीज? चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्चेस, मॉस्क, चर्चेस है। ये डिजाइन बन जाता है लिखते लिखते कभी कभी। लिख लिया? जल्दी जल्दी, हाथ तो तुमको पता है मेरे क्लास में जल्दी चलाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला चर्चा होना चाहिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहले मैं इसका एक फॉर्मेट बना देता हूं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट for the year ended ... ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड को हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड को हम लोग बोलते हैं पेमेंट साइड। ये स्टार्ट होगा ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस से, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारा रिसिप्ट यहां आ जाएगा। तो ऐसे लिख दिया सन्ड्री रिसिप्ट। अब मैं एक एक नाम लेके नहीं लिख रहा हूं भैया, नाम का कोई लिमिट तो है नहीं, तो मैंने सन्ड्री लिख दिया, चलेगा? सन्ड्री मतलब सारा। हाँ, बाय सन्ड्री पेमेंट्स यहां आएगा, कोई भी पेमेंट किया, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। Point number 1, receipts and payment account is a summarized form of cash book. It starts with opening cash and bank balance and it ends with closing cash and bank balance. All the sundry receipts are debited and all sundry payments are credited. Both capital and revenue items are recorded. Both capital and revenue items are recorded. It is prepared under cash basis. Last, it is real account in nature. चलो जल्दी लिखो, हाथ रुकना नहीं चाहिए, जल्दी लिखो।
Receipts and payment is a summarized form of cash book. It starts with opening cash and bank balance and it ends with closing cash and bank balance. All the sundry receipts are debited and all sundry payments are credited. Both capital and revenue items are recorded. It is prepared under cash basis. It is real account in nature. जल्दी हो गया? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। अब मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट 2 में जाना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, टेक्निकली उसको तो बोलना चाहिए इट इज अ समराइज फॉर्म ऑफ कैश फ्लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अच्छा लिखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी एक पीरियड का बनाया जाता है, एक ईयर का बनाया जाएगा। इसे बचपन में पीएल नहीं बनाते पूरे साल का, बस भाई पूरा पीएल अकाउंट है। जब तुम बनाओगे कुछ नया फीलिंग नहीं आएगा, पूरा पीएल अकाउंट का ही फीलिंग आएगा। बचपन में जैसा ट्रेडिंग पीएल बनाया वही फीलिंग है, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिट साइड में इनकम्स आता है, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर। बाय सन्ड्री रेवेन्यू इनकम। मैंने कैसे लिखा आप समझ गए? सन्ड्री मतलब सारा, रेवेन्यू इनकम्स आएगा यहां पर, क्योंकि कैपिटल आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता। कहां आता है? बैलेंस शीट में। और सारा रेवेन्यू आइटम्स कहां आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। to sundry revenue expenses। डिफरेंस का फिगर सरप्लस, और सरप्लस को लिखे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट बाय डेफिसिट, हाइफन देखे, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर लिखता है एक्सपेंस है। देखो अकाउंट का नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किंतु यहां लिखता क्या है? एक्सपेंस। बड़ी विडंबना है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस ही क्या होता है? दोनों तो एक ही होता है ना। अब तुम लोग तो मैं उम्मीद करता हूँ 11-12 पढ़ा हुआ बच्चा है, तो ये तो पहले दिन ही तुम लोग को सिखाया जाना चाहिए अकाउंट्स में, तो तुम लोग को पता ही होगा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस। जितना भी पैसे का जाना होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। वर्ड पे ध्यान देना, जितना भी पैसे का जाना होता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंस का मतलब तो तुमको पता होगा, वो तो मेरा सिखाया हुआ है। मैंने पैसा पे किया और उसके बदले बेनिफिट
कर लिया, हाँ वो एक्सपेंस हो जाता है, और जो बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ वो मेरा एसेट बन जाता है। याद है ना बेसिक्स? हाँ, ये डिफरेंस है। चलो ठीक है, अब एक एक करके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2, it is nominal account in nature. Number 3, it is prepared under, complete करो, dash basis, accrual basis. Number 4, all the revenue incomes are credited and all revenue expenses are debited. Surplus is added to capital fund in balance sheet and deficit is deducted from capital fund in balance sheet. देखो कोई पॉइंट छोड़ रहा हूं क्या बताओ तो, सारा पॉइंट मैं तुम लोगों को समझा दिया हूं पहले। कुछ छूट रहा है तो बोलो, मैं लिख दूंगा। नहीं छूट रहा है तो बोलो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगला पॉइंट तो मुझे पता है क्या है, बैलेंस शीट है, तुमको भी पता है। हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ। नाम लिखा जाता है, जो साइड है उसका नाम लिखा जाता है। मैंने लिख दिया ना इसीलिए। हो गया, लिख रहा है। स्लो भी हो गया तुम लोग बहुत जन। तो कुछ दिन तुम लोग पढ़ाई लिखाई किया नहीं है ठीक से, हम ही को कुटाई करना पड़ता है। चलो अगला बनेगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3, बैलेंस शीट। ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। मैं एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन फॉर्मेट बना रहा हूं। बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट भी लिखते हैं बहुत जन, एक ही बात है। मुझे लगता नहीं कि बैलेंस शीट में मुझे ज्यादा बात करना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इसको नीचे ही लिख देते तो अच्छा होता। ठीक है, तुम लोग लिखो। अब बैलेंस शीट में तो ये आके तो नहीं बोलना पड़ेगा आज के दिन में कि राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, तो बोलने का जरूरत नहीं है। एसेट साइड में क्या आएगा, सारा एसेट्स। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, एग्जांपल्स है सर, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्स्ड एसेट, समझ रहे हैं ना। कोई इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्ट कर दिए, पैसा करते हैं ना अपने लोग,
शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड्स में, ये सब में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सब आ सकता है। कोई चीज़ का स्टॉक पड़ा हुआ होगा इनके पास तो वो आ सकता है, कोई भी चीज़ का स्टॉक, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या आ सकता है, जैसे कि छींक दिया पहले ही, नालायक। अक्रूड इनकम आ सकता है, अक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल है ना, ये आ सकता है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस आ सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट होता है, क्या आपको ये बात पता है। और इसके अलावा एक तो लिख देते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस भी आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये कोई मेरा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि यही इतना ही आएगा, मैं बस कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है ना। और बहुत जितना जिसको जो जानते हो आप एसेट, वो एसेट साइड में आएगा, कुछ नया बात नहीं है। लाइबिलिटी साइड स्टार्ट होगा कैपिटल फंड से। हाँ मुझे पता है कैपिटल फंड को आप लोग जनरल फंड या एक्यूमुलेट फंड बोलते हैं, वो बाद में नोटिंग करेंगे, कैपिटल फंड। इसके अलावा अगर मान लो हो सकता है एनपीओ ने कोई लोन ले लिया किसी से, हो ही सकता है। मान लो कोई बैंक वैंक से लोन ले लिया, मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो कोई लोन ले लिया तो लोन आ जाएगा। फिर आगे जाके आप देखोगे कुछ स्पेशल फंड्स आते हैं, अभी स्पेशल फंड का चर्चा मैं बाद में करूंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 9 वाइन में आएगा इसका चर्चा, ठीक है ना। उसके बाद और लाइबिलिटी में क्या हो सकता है तुम लोग का, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। कोई कोई तरह का क्रेडिटर हो सकता है कोई चीज का, जिसको पैसा देना बाकी है। फिर आप बोले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ हो सकता है बिल्कुल, एक्सपेंस देना बाकी है। उसके बाद कोई प्री रिसीव्ड इनकम भी हो सकता है। मैं बस कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है बस, और फिर आपका बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। ओवरड्राफ्ट नहीं पता है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव इनकम, कुछ नया आइटम तो मेरे को लग रहा नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये सब बचपन में कहीं ना कहीं तो सुना हुआ ही होगा, ठीक है सर। आगे बस एक नोट लिख लो, नंबर 1, कैपिटल फंड is also known as general fund और accumulated fund। और बैलेंस शीट में कुछ बोलने लायक आइटम है क्या, वो तो पहले ही बोल दिया था, सरप्लस ऐड हो जाएगा फंड में, डेफिसिट लेस होगा, वो तो पहले ही लिखा दिया पॉइंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया। एक तो क्या हो सकता है आप समझ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब बेसिकली समराइज फॉर्म ऑफ कैश बुक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका कौन सा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। इस पे थोड़ा सा चर्चा करना अपने को, पर ये सब में जाने से पहले क्या है ना, अपने को कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसका एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सॉरी इनकम बोल रहा हूं, एनपीओ में उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, मतलब वो फाइनल अकाउंट्स में कहां आएगा। फॉर एग्जाम्पल या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, या तो कहां आएगा, बैलेंस शीट में। तो कहां आएगा, इसका चर्चा वर्चा थोड़ा सा करना है। तो मेरा अगला कॉन्सेप्ट उसी बेसिस में मैं लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 4, डोनेशन रिसीव्ड। क्या बोला मैंने, डोनेशन रिसीव्ड। अब अगर हम एनपीओ मान लो, अगर हम एनपीओ, तो हमको कई लोग डोनेशन देंगे, यस सर कि नो सर, आवाज ही नहीं आ रहा है, हाँ डोनेशन मिलेगा। अब ये जो डोनेशन रिसीव्ड है ना मुन्ना, ये 2 तरह का होता है। ये जो एनपीओ को जो डोनेशन मिलता है, ये डोनेशन कितना तरह का बोला मैंने, 2 तरह का होता है। मेरे जैसे आप ऐसे ही ब्रांच बना लो, ब्रांच समझ गया ना। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब कौन सा जनरल डोनेशन है और कौन सा स्पेसिफिक डोनेशन है, पहले इसको लेके चर्चा करते हैं। मान लो मेरे पास ये बंदा आया, ठीक है ना, सबको नाम बताते, सबको नहीं बताते ना नाम, केशव, सुन लिया नाम, केशव मेरे पास आया, बोलता भैया ये लीजिए 1 लाख रुपया डोनेशन दे रहे हैं हम आपको, आपको मतलब आपके एनपीओ को,
हम बोले थैंक यू वेरी मच। बोले तो रुकिए रुकिए रुकिए। हम बोले क्या हुआ? बोले सुनिए डोनेशन दे क्यों रहे हैं आपको पता है? हम बोले बताइए। बोले अपना जो एनपीओ का डिसाइड हुआ ना, नया बिल्डिंग खड़ा करेंगे अपने लोग, सुंदर से बनाएंगे बिल्डिंग को, ये पैसा उस बिल्डिंग में यूज कीजिएगा। तो समझ, जब ये डोनेशन दे रहा है केशव, तो ये बोल दिया ये पैसा कहां यूज होगा, स्पेसिफिकली बता दिया बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करना। तो ये जो डोनेशन है कौन सा डोनेशन हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये बच्चा भी डोनेशन दे रहा है। सबको अपना नाम बता दे, जोर से बोलना। अपना नाम से शर्म आता है क्या? हाँ सुजल है, देख ले। तो देख सुजल क्या बोल रहा है, बोल सुजल 2 लाख रुपए दिया। हम बोला थैंक यू वेरी मच। बोलता नहीं सुनिए, ये जो पैसा दिए ना, इससे जो अपने लोग बात किए थे कि सब बच्चे लोग के लिए फ्री लाइब्रेरी बनवाएंगे, सारे बच्चे लोग आके बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें यूज कीजिए। तो समझ, ये डोनेशन तो दिया है, किंतु इसने स्पेसिफाई कर दिया कि डोनेशन किस चीज में यूज होगा। तो ये कौन सा डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये दीदी, दीदी सबको नाम बोल दो। सुन लिया? जिसको जानने का मन था पता चल गया। देखो हम तुम्हारा काम करा दिए, 500 रुपया भेज देना, ठीक है ना? तो देखो पारमिता दीदी जो है ना, अब ये 3 लाख रुपया दी। हम बोला हाँ दीदी बताइए क्या करना है। तो दीदी बोलती है सुनिए भैया, ये डोनेशन को ना प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कीजिएगा। हम बोला प्राइस? कौन सा प्राइस? बोला अरे आप भूल जाते हैं, हर साल जब बोर्ड्स होता है ना क्लास 10 और 12, उसमें जो हमारे एरिया में जो बच्चे लोग 90% से ऊपर लाते हैं, हम लोग उनको प्राइजेस देते हैं ना, तो प्राइजेस देने में तो पैसा लगता है, तो वहां यूज कीजिएगा। तो समझो, इन्होंने जब पैसा दिया तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना कैसे यूज करना है। तो ये मेरा कौन सा डोनेशन हो गया? स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये बच्चा जो अपना हाथ खुजला रहा है, नाम अयन है, फिर से बोल, तुम अपना नाम बोलो। अयन। अब अयन बोल रहा है भैया ये लीजिए 4 लाख रुपया लीजिए। हमारा सब बोल रहा है तुम भी बता कैसे यूज करना है। बोले जैसे इच्छा यूज कर लीजिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहां जरूरत है पैसा, जहां इच्छा वहां यूज कर लीजिएगा, मेरा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि यही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। तो समझ, डोनेशन मिला पर क्या कोई स्पेसिफिकेशन मिला कि कैसे यूज होगा? नहीं। तो ये जनरल डोनेशन होगा। तो जब आपको कोई स्पेसिफिकेशन मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन, इसी काम में यूज होगा। और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन, अपने लोग किसी काम में भी यूज कर सकते हैं। बोलो इतना दूर क्लियर हुआ? ये जो स्पेसिफिक डोनेशन का जो अकाउंटिंग है ना, उसके लिए एक स्पेशल तरह का अकाउंटिंग यूज होता है। जो स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंटिंग उसके लिए होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता है। क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसका चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टू बी डिस्कस्ड इन कॉन्सेप्ट नंबर 9। इसका पूरा अलग ही खेल है भाई साहब, 1 घंटा लगेगा इसको समझाने में। हाँ, ये अलग टाइप का अकाउंटिंग है, पर अभी उसको छोड़ो, उससे दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं जनरल डोनेशन का, मतलब नॉर्मल डोनेशन मिल रहा है। अच्छा, लॉजिक से मेरे को काम करना है। आज मेरे को, मैं एनपीओ हूं, मुझे आज किसी ने डोनेशन दिया, तो बताओ मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? तुम खो जा रहा, किसके बारे में सोच रहा तुम? नहीं तुम बता किसके बारे में सोच, सच्चे बता आज कौन है वो? कौन है वो जो मेरा 2 घंटा छीन रहा है? हाँ, वो तुम बीच में खो रहा है, कौन है वो बता। नहीं तो घर में हम झूठ बोल देंगे जाके कि हम तुमको लेक में देखें किसी के साथ। हम बोल रहे बता देंगे, और हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फिर वहां पर। फिर तो हाँ, तो पूरा ध्यान यहाँ पर आ जाना चाहिए। तुम जानता नहीं, हम सही नहीं बोलते, हम सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं। एक जन भुग भुगी है तुम्हारे पीछे, वो जानता है ये बात। हम तो घर में फोन कर दिए थे। हाँ, हम कर देते हैं घर में फोन, हमको कोई नहीं है। हम पूरा इन्वेस्टमेंट का अपडेट देते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है घट रहा है, हम पूरा बताते हैं कि आगे डिसाइड कर लीजिए इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कि कोई दूसरा स्टॉक में लगाना है पैसा, ये स्टॉक बेकार है। हाँ ठीक है ना। अच्छा जी, जनरल डोनेशन। आज अगर हमें कोई डोनेशन दे रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? सोच के बता। आज पैसा आया, कैश, सिंपल बोलना एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री बोलना, रिसिप्ट छोड़ना। वो तो समरी है बेटा, समरी तो बाद में बनता है, तो छोड़ना उसको। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। 2 क्या? डोनेशन। एंट्री तो ये होना चाहिए। अरे बोलो ना। हाँ, तुम लोग लिख रहा है ना, मेरा मुंह मत देखना, लिखना है। अच्छा, मतलब ये पैसा आया कि गया? आया, रिसिप्ट है। अगर कोई भी रिसिप्ट है बेटा,
तो वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? हाँ ठीक बोल रहा है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में। तो स्टेप 1 ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए आपके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। थोड़ा और बुद्धि लगा के बताओ, ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है मेरा, कौन से साइड में लिखूं? डेबिट साइड में, क्रेडिट में, रिसीप्ट साइड में, पेमेंट साइड में? रिसीप्ट डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो ऐसे ही ना एंट्री आएगा। व्हेन यू डू समथिंग फॉर द नेशन, इट इज डोनेशन, डो फॉर नेशन, डोनेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो अभी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में मतलब पहली बार मिला। मेरा चैप्टर का नाम है क्या बोलते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे अब ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स में इसका असर कहां पड़ेगा। देख, फाइनल अकाउंट्स में दो ही चीज है, या तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, या तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो क्या लगता है आपको कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। तो आंसर है गलत। आंसर है इट डिपेंड्स। क्या बोला? इट डिपेंड्स। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डोनेशन रिसीव हुआ है वो कौन सा रिसिप्ट है, क्योंकि जो रिसिप्ट होता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, हां, या तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। समझ रहे हो? या तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या तो कैपिटल रिसिप्ट होगा। अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, वर्ड बताना, अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो कहां जाना चाहिए? लॉजिकली बोलो, रेवेन्यू आइटम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तब तो ये जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में लगेगा? इनकम साइड की एक्सपेंडिचर साइड? इनकम साइड में आ जाना चाहिए। बोलिए, मेरा बात समझ में आ रहा है? और अगर आप बोलते हो नहीं ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो कैपिटल रिसिप्ट है तो कहां जाना चाहिए? हाँ, बैलेंस शीट में। तो अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाया जाएगा। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ क्या करके? ऐड करके दिखाया जाएगा। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो डोनेशन है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख दो, और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके लिखेंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके लिखेंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ। समझ में आ रहा है? किंतु भैया सबसे बड़ा डाउट, हाँ, समझेंगे कैसे कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना चाहिए? अपने एनपीओ का बाईलॉस चेक करना चाहिए। ये क्या बोले? भाई लॉ? किसका भाई किसका लॉ? समझ रहे हैं ना भैया? बाई लॉ क्या होता है? सुनो सुनो, कुछ नहीं, छोड़ो, मैं आपको समझाता हूं। आपने वो कंपनीज के केस में वो सुना है आर्टिकल्स मेमोरेंडम्स? आर्टिकल मेमोरेंडम में क्या होता है कि कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। कंपनी कैसे उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, नाचेगा, गाएगा, सब लिखा रहता है। वैसे ही एनपीओ के लिए होता है बाईलॉस। मतलब जो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम्स कंपनी के लिए होता है, वैसा ही डॉक्यूमेंट बनता है एनपीओ के लिए। उसका नाम क्या होता है? बाईलॉस। उसमें लिखा होता है कि एनपीओ कैसे उठेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, सब वही लिखा है एनपीओ का। तो बाईलॉज में जाके चेक करो, वहां पक्का मिल जाएगा। तो बाईलॉज में अगर तुम्हारे एनपीओ के बाईलॉज में लिखा हुआ अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना। और तुम्हारे बाईलॉज में लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ क्या कर देना? ऐड कर देना। भैया एक बात बताओ, आप बोल दिए हमको समझ में, मतलब प्रैक्टिकली हमको बाईलॉज चेक करना है। एग्जाम में क्या बाईलॉ देगा? हमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा बाईलॉ? नहीं नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर तुम्हारा बाईलॉ है। क्वेश्चन पेपर में अगर बोल दिया ये रेवेन्यू आइटम है तो रेवेन्यू ट्रीट कर लेना। क्वेश्चन पेपर बोलेगा कैपिटल है तो क्या ट्रीट कर लेना? कैपिटल ट्रीट कर लेना। भैया क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो डोनेशन दिया है, मगर ये बता ही नहीं रहा कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू है, ये नहीं बता रहा, तो क्या करेंगे? तो भैया अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप इसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना। कहां ले जाना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों 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 क्यों? रीजन सिंपल है, आपका इंस्टीट्यूट बोलता, मैं नहीं बोल रहा। आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा कि अगर हम कभी बोलना भूल जाएं तो आप हमेशा क्या अज्यूम कर लेना? रेवेन्यू। क्यों जानते हो इसके पीछे लॉजिक क्या है?
क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम होता है जनरली, क्योंकि डोनेशन, लॉजिकली सोचो, ये जो डोनेशन मिला है ना, एनपीओ को क्या जिंदगी में एक ही बार मिलेगा कि बार बार मिलता रहता है? बार बार हर साल मिलता है। तो हर साल अगर कोई चीज मिलता है उसको इंग्लिश में आप सुने होंगे रिकरिंग आइटम बोलते हैं। और रिकरिंग आइटम मतलब रेवेन्यू आइटम हो गया, और रेवेन्यू आइटम है तो रेवेन्यू आइटम है तो कहां जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसीलिए एजम्पशन है कि क्वेश्चन पेपर अगर साइलेंट हो जाए तो आप डोनेशन को क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। तो मुझे पता है आपको एक नोट लिखना चाहिए, नोट। यहां पर ऐसे ना एक तो बल्ब बनाओ, बल्ब, बल्ब समझता है? मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलाए, समझ गया? बल्ब जलाए तो याद नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इफ द question is silent, always treat general donation as revenue receipt, revenue receipt, revenue receipt, revenue receipt, revenue receipt। लिख लिया? रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया मैं क्या लिखा? अच्छा, तो डोनेशन का चर्चा हो गया। अब चलते हैं अगला चर्चा में। कॉन्सेप्ट नंबर क्या बनेगा? 4 हो गया ना? 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। अगर आपको याद हो तो मैंने ये समझा दिया है, जब मेंबर ज्वाइन करता है तो पहली बार उसको जो पैसा देना पड़ता है, ज्वाइनिंग फीस, उसी को क्या बोलते हैं? एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। लॉजिकली बताओ मेरे को, आज मैं एनपीओ, मुझे एडमिशन फीस मिला तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? मेरे को ये बताओ बस, जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस। यही तो एंट्री होना चाहिए। अरे आप लोग सब कुछ साथ साथ लिख रहे हो ना? अब जरा सोच के बताओ, जैसे ये पैसा मिला, ये तो मेरा रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट है तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? रिसिप्ट है तो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सबसे पहले रिकॉर्ड होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, और गेस करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के कौन से साइड में? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस, ऐसे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। बोलिए ना हाँ, पक्का पक्का? अच्छा, आगे करते हैं सर। ये हो गया सर यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे बढ़ूं? भैया आगे बढ़िए। अब ये बताइए, जैसे पैसा मिल तो गया, हम लोग तो सीख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां जाएगा एनपीओ के? ये जो एडमिशन फीस मिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल गलत आंसर है, इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। आपको देखना पड़ेगा, हाँ आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है, अभी तो बताया था, ये जो है, हाँ ये देखना पड़ेगा क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है? समझ रहे हैं ना? आपको देखना पड़ेगा क्या ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। अगर आप बोलते हैं ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है तो गेस करो कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंड। लॉजिक समझ में आ रहा है? रेवेन्यू आइटम कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, मतलब बाई एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस बोल के आ जाएगा। अगर आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए। लाइबिलिटी साइड में किसके साथ?
कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। जल्दी बोलो, बात पकड़ में आ रहा है? तो फिर अगला सवाल वही आता है कि भैया मेरे को पता कैसे चलेगा कि रेवेन्यू है कि कैपिटल है? तो क्या चेक करना चाहिए? बाई लॉस। बाई लॉस जो बोलेगा वही है। और एग्जाम में तुम्हारा बाई लॉ क्या है? क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जो बोलेगा कर देना। भैया क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो क्या ट्रीट करेंगे? रेवेन्यू रिसीव करेंगे। बिल्कुल गलत, कैपिटल करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा है। मैं नहीं, मैं कौन होता हूं? इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि अगर हम कभी बोलना भूल जाएं कि एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस क्या है, तो आप उसे क्या मान लेना? कैपिटल रिसीप्ट मान लेना। तो लिख लो नोट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज ट्रीट एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस एज, क्या बोले? कैपिटल रिसीट। मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। भाई तो तंग कर दिया इंस्टीट्यूट। पहला वाला के लिए बोलता है रेवेन्यू मानो, इसको बोलता है कैपिटल मानो। ये क्या मतलब है? नहीं नहीं, ऐसे फालतू नहीं बोला है। बोला तो है मगर इसके पीछे लॉजिक है। जानते हो क्या लॉजिक है? बुक में तो लिखा हुआ मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल है। अब आप सोचो, ये जो एडमिशन फीस देते हैं हमारे मेंबर लोग, कि बार बार देता है? हर साल देता है क्या? हर साल देता है? नहीं। तो हर साल तो नहीं देता है वो लोग। अगर वो लोग हर साल नहीं देता है तो हम बताओ ये रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग है? और आप बचपन में पढ़े होंगे कि नॉन रिकरिंग आइटम कैपिटल नेचर का आइटम होता है। और अगर कैपिटल नेचर है तो भैया कैपिटल रिसिप्ट हो गया, तो ये बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए। तो पहला तो बाईलॉज का सुनो, मतलब क्वेश्चन पेपर का। तो अगर किंतु बाईलॉज अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या मान लो? कैपिटल। बस एक एक्सेप्शन है। बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाई होगा, कॉलेज तो छोड़ो, चलो स्कूल में पढ़ाई होगा। स्कूल में जब देखा होगा एडमिशन फीस देना पड़ता है। देखा स्कूल में एडमिशन फीस हर साल लेता है। देखा भी? हाँ, सेशन फीस, एडमिशन, हर साल एडमिशन हो रहा है भाई। क्या अजब अजब कहानी है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है ना, इनके केस में सोचो, उनको हर साल मिलता है। तुम हर साल देता, तुमको हर साल मिलता है, उनके लिए रिकरिंग हो गया। रिकरिंग मतलब क्या? रेवेन्यू। तो अगर क्वेश्चन पेपर में एडमिशन फीस दिया है, कुछ नहीं बोल रहा है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उस वक्त क्या एज्यूम करना चाहिए? कैपिटल नहीं, क्या एज्यूम करना चाहिए? रेवेन्यू करना चाहिए एज्यूम। तो ये नोट के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, if it is educational institute, then treat admission fees or entrance fees as revenue receipt। रेवेन्यू मान लेना सर, रेवेन्यू मान लेना सर, रेवेन्यू मान लेना सर। बोलो समझ आ रहा है? कितना कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का? 5 हो गया। अच्छा ये वाला ऐसे है, रुको मैं तो भूल गया। इस पे ऐसे एक हाथ बना के रखो। समझ गया? बनाओ 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 बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवीजन करते वक्त पूरा दिखाई देना चाहिए। रिवीजन करते वक्त दिखाई देना चाहिए कि यहां ध्यान देना है। मेरा बात सुन लो सर, फायदे में रहोगे। 2 दिन पहले पेपर हुआ ना, क्वेश्चन पेपर देखा ना, A to Z सब मेरे मैथ से था। सिर्फ फिगर या तो डबल हुआ है और हाफ हुआ है। और जो जो मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट, जहां जहां मार्क करा है वही वही पॉइंट आया है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, मैंने तो बच्चे लोगों का वो भी लगाया था स्टेटस पे, अगर कोई पढ़ा हो तो। पूरा एकदम सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। क्या चीज? तो करवा ले अपना नंबर सेव। तो तुम्हारे अंदर हुनर होना चाहिए। तुम अपना नंबर इतना इंपॉर्टेंट बनाओ कि हम सेव करें। हो गया? आगे कॉन्सेप्ट नंबर क्या बनेगा? 6। 5 हो गया, 6 लिखो। लेगेसीज रिसीव्ड
legacies received, legacies received, और ये क्या आ गया? लेगेसी रिसिप्ट समझता, कोई समझता है? कोई बच्चा जानता है? लेगेसी रिसिप्ट क्या होता है कि एनपीओ का पैसा मिलता है एज पर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन। इतना तेज बोलना था तो फिर बोले ही कुछ, हिंदी में समझाई ठीक से। मान ले, चल मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं तो तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान ले मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत किया और मेहनत करके मैंने बैंक बैलेंस जमा कर लिया 1,000 करोड़ रुपया, ठीक है ना? कितना? 1,000 करोड़ रुपया जमा कर लिया। अब जनरली क्या होगा, ऑन द इवेंट ऑफ डेथ, अब मैं बुढ़ाऊंगा, अब मैं मरूंगा, तो उसके बाद ये पैसा किसको जाना चाहिए? मेरे लीगल एयर को, मेरे बच्चे लोगों को जाना चाहिए। मेरा बात समझ रहा है? मान लो मेरा बच्चा नालायक निकल गया, इतना नालायक कि तुमसे भी ज्यादा नालायक, समझ रहे हैं ना? अब मैं बोला कि भैया इसके हाथ में तो पैसा देना का कोई मतलब ही नहीं है, मेरा मनी उड़ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना विल बनवाया, उसमें लिखा मेरे मरने के बाद ये 1,000 करोड़ आमरा सौभाई क्लब को चला जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब मेरा डेथ हो गया मान लो, अब ये जो 1,000 करोड़ है किसको मिल गया? क्लब को मिल गया। तो क्लब को ये जो मेरा, इसको बोलते हैं लेगेसी रिसीप्ट। मेरे मरने के बाद मेरा लेगेसी मिला उसको, समझ रहे हैं? इंग्लिश समझ गया? लेगेसी, लेगेसी मिला, उसको बोलते हैं लेगेसी रिसीप्ट। तो मनी रिसीव्ड एज पर विल ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन, उसको बोलते हैं लेगेसी रिसीव्ड। अब सोचो एनपीओ के व्यू पॉइंट से, आज एनपीओ को कोई लेगेसी मिला तो वो जर्नल एंट्री क्या करेगा? जर्नल एंट्री क्या करेगा? हाँ बोलना, जोर से बोलना। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या? लेगेसी रिसीप्ट की करेगा। लिखो, चलो तुम भी कॉपी पे लिखो, ये एंट्री होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी रिसीप्ट। क्लब लोग का भी पुश्तैनी दौलत हो गया, क्या कर सकते हैं? अब आगे, ये एक रिसिप्ट है तो सबसे पहले ये कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। सबको ये का आवाज नहीं आ रहा मुंह से, मैं तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूं कहां रिकॉर्ड होगा सबसे पहले। अब बताओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के कौन से साइड में होना चाहिए? रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में आना चाहिए। हो गया? अब क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां जाएगा? अगला स्टेप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चर्चा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्या होगा? ये दो बात हो सकता है, या तो वो क्या होगा रेवेन्यू, या तो क्या होगा कैपिटल। ऐसा मत करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ भैया ये आइटम ना कैपिटल है, क्योंकि सोचो ये जो लेगेसी रिसीव मिला है इस क्लब को, ऐसे थोड़ी ना हर साल मर रहा है लो और दिया जा रहा है लेगेसी, मजा आ रहा है, मतलब बहुत मजा आ रहा है, सब मर रहे हैं, सब लेगेसी दिए जा रहा है, ठीक है ना? और ऐसे भी ये जो क्लब को देखे गया है, ऐसा तो पागल इक्का दुक्का ही मिलेगा, करोड़ों में, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। तो भैया ऐसा काम रेगुलर नहीं, तो वंस इन अ ब्लू मून आइटम है, तो इन रिकरिंग नहीं है, क्या है? नॉन रिकरिंग आइटम है। और अगर ये तुम बोल रहे नॉन रिकरिंग आइटम है तो ये समझ लाओ ये पूरा पूरा कैपिटल रिसिप्ट है। और अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, डैश साइड में, कौन से साइड में? लाइबिलिटी साइड में, उसके साथ ऐड हो जाना चाहिए, कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाना चाहिए। तो भैया बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ये लेगेसी रिसीव ऐड हो जाना चाहिए। अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं, हम जिस स्टाइल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आसान लगेगा। और इसका नोटिंग ऐसे ही करके रखना बच्चे, क्योंकि जब रिवीजन करने जाओगे ना, फटफट आंख के सामने दिखेगा कहां जाता है कहां जाता है, फट से रिवाइज हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। बोलो जी ठीक है। आगे बढ़ा जाए,
कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये हो गया लेगेसीज रिसीव। तेरे क्या डिजाइन बन रहा है? देखो कॉन्सेप्ट नंबर 7, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन का बात चल रहा है। सब्सक्रिप्शन याद है कि भूल गए? क्या बोले थे, याद है ना? सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? हाँ, मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए हर साल या हर महीना एक पैसा दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। तो हम अगर एनपीओ, तो हमको तो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो आज अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आज ये रिसीव हुआ है तो सबसे पहले कहां लिखना चाहिए? वेरी गुड, तो स्टेप नंबर 1 है, ये जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन से साइड में? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड में आना चाहिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा कैश टू सब्सक्रिप्शन। समझे? तो अच्छा, अब समझना है स्टेप 2 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या असर पड़ेगा। क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में? कहां जाएगा? कुछ भी हो सकता है दोनों में से। नहीं, क्यों? हाँ, हर साल मिलेगा, हर महीना, हर साल मिलेगा, बार बार मिलेगा, तो रिकरिंग आइटम है। तो ये रिकरिंग आइटम है, इसका मतलब ये कौन सा रिसिप्ट हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अरे लॉजिक पकड़ लिया क्या? हाँ, और अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेरा कोशिश बस इतना ही है कि आप लॉजिक पकड़ लो। क्या होगा ना, कभी भी जिंदगी में कोई नया आइटम भी मिल जाएगा तब सोच पाओगे, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से साइड में का? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? हाँ, इनकम साइड, क्रेडिट साइड। मतलब बाई सब्सक्रिप्शन बोल के आएगा। अरे बोलना हाँ। कितना कॉन्सेप्ट हो गया? 7 हो गया ना? जल्दी लिखो, लिखो, हाथ दौड़ाओ, हाथ दौड़ाओ। हाथ रुकने का कोई बात ही नहीं है। हाथ रुकना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी आंख जला के जाएगी। चलो आगे, चलो कॉन्सेप्ट नंबर क्या होगा अभी? 8, और ये है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। बात किया जाए? अच्छा जी, अब थोड़ा सा सुनो पहले। लाइफ मेंबरशिप फीस है क्या, ये सुनो, मैं पूरा नोटिंग करवा दूंगा आपको। पहले एक बार आप पेन डाउन करके सुनो थोड़ा सा। मान लो मेरा एग्जांपल लेते हैं, एनपीओ नहीं, अभी मैं इंडिविजुअल अपना बात कर रहा हूं। मान लो मेरे को किसी क्लब का मेंबर बनना है, समझ रहा है? मैं उस क्लब के पास गया, मैं बोला आपके यहां मेंबरशिप चाहिए, बताइए कितना रुपया लगेगा। तो वो बोलता है कि भैया 20,000 रुपया लगेगा। हम बोले 20,000 मतलब? बोले ये मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपया। क्या बोला वर्ड? वो क्या बोला? एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब एक साल का कितना लगेगा? 20,000 रुपए लगेगा। कर लो। नहीं नहीं, तुम कर लो, फिर हम लोग बाद में कर लेंगे। क्लास के बीच में अगर मुंडी इधर उधर घुमा ना, तो तलवार लेके, तुमको पता है फिर क्या होता तलवार आने के बाद, ठीक है ना? एनुअल सब्सक्रिप्शन, ध्यान से, एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना बोला? 20,000। अब मैं उसको बोला सुन भाई, मैं हर साल पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक बार में जो लेना लमसम ले ले, मेरे को लाइफ मेंबरशिप चाहिए, जिंदगी भर का मेंबर बनना चाहता हूं मैं, और जो लेना एक बार में ले लो।
मैं बार बार नहीं दूंगा, जो लेना है वन टाइम पेमेंट है, बार बार नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मान लो वो बोला कि ठीक है भैया आप एक काम करो 5 लाख रुपए दो, लाइफ मेंबर बन जाओ। तो ये जो 5 लाख बोला इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या किया, मैं 5 लाख रुपए दे दिया उस एनपीओ को और मैं उसका क्या बन गया, लाइफ लॉन्ग मेंबर बन गया। तो ये वन टाइम पेमेंट होता है, लमसम है, बार बार नहीं देना, मैं जिंदगी भर का मेंबर बन गया। समझ गया यहां तक? अब घूम के आओ एनपीओ के व्यू पॉइंट सोचने के लिए। अब हम लोग एनपीओ हैं तो हमको क्या मिला, 5 लाख रुपया मिला आज। तो आज 5 लाख रुपया मिला तो पहले दिन जर्नल एंट्री क्या करना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना मिला, 5 लाख। तो मैं 5 लाख रिकॉर्ड कर लूंगा। अरे बोलो। अच्छा बताओ सबसे पहले ये कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, मिला है पैसा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यानी स्टेप नंबर 1 इसको मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कहां पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। बताओ कौन से साइड में, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड में। तो मैं लिखूंगा टू लाइफ मेंबरशिप फीस, हमें कितना मिल गया, 5 लाख। मैं आपसे अब बोल रहा हूं आप इतना दूर तो लिख लो पहले, ये पोर्शन, और कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख के रखो, ये गोल 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 इतना लिखो, फिर मैं चर्चा करता हूं। वो भी तो लाइफ मेंबरशिप के लिए पार्ट पार्ट वाइज उसका वायरस तेरे अंदर आ गया है क्या? सुनो, एनुअल मतलब क्या हो गया, एक साल का। अगर हर साल देंगे तो 20-20 हजार रुपये देना पड़ेगा, और एक बार 5 लाख रुपए दो और जिंदगी में कुछ नहीं देना पड़ेगा। दोनों एक है? हाँ, दोनों समझा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है और इसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। यही तो डिफरेंस बताया बेटा। कहाँ खो गया, क्या हो गया? ठीक है ना? हो गया? अब आगे सुनिए ध्यान से। अब मेरा अगला क्वेश्चन है स्टेप टू में कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या असर पड़ना चाहिए, मैं फाइनल अकाउंट्स में कहां जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। अब जो मैं बोल रहा हूं इस चर्चा को सुनो। इसका अकाउंटिंग का 2 तरीका बोला गया। कितना तरीका है? 2 मेथड है। मैं दोनों मेथड बोल रहा हूं। पहला मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे पता है, सेकंड मेथड हो सकता है अच्छा नहीं लगे, पर एग्जाम के लिए वही सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है ना? सुन लो पहले। मेथड नंबर 1 में क्या बोलता है कि आपको ये जो लाइफ मेंबरशिप मिल गया ना 5 लाख रुपए का, एनपीओ को बोलता है इसका मतलब यू आर लायबल टू गिव सर्विस टू द मेंबर फॉर द एंटायर लाइफ। जितना दिन वो जिंदा है तब तक तो देना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं एक काम करो, तो तुम ये लाइफ मेंबरशिप को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाओ 5 लाख। हम बोला कब दिखाना है? बोला जब तक है जान। हम बोला किसका? बोला मेंबर का। बोला जब तक मेंबर जिंदा है ना तब तक आप वो लाइफ मेंबरशिप फीस कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। मतलब वी आर ट्राइंग टू से कि वी आर लाइबल टू सर्व टू दिस मेंबर फॉर दिस लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बोलना चाहते। हम बोला फिर क्या, कभी ना कभी तो मरेगा, कौन सा अमर वरदान मिला है उसको? बोले जिस साल उसका डेथ होगा उस साल क्या करना, उस साल तुम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जाके इसको ऐड कर देना, लाइफ मेंबरशिप फीस को ऐड कर देना है। क्योंकि अब दिखाने का जरूरत नहीं है, अब उसको फंड बना दो कि अब ये अपना ही पैसा हो गया, फंड में डाल दो। मतलब एकदम इजी तरीका क्या है अकाउंटिंग का, लाइफ मेंबरशिप फीस को कहां दिखा दो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और ये हर साल दिखाई देगा। कब तक? जब तक है जान। किसका जान है? मेंबर का, जो दिया था वो फीस। और ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर दिस लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल फंड। अल्टीमेटली लाइबिलिटी साइड में ही है। पहले लाइफ मेंबरशिप फीस के नाम से दिखाई दे रहा था, अब किसके नाम से हो गया? कैपिटल फंड। तो अब मुझे सर्विस देना नहीं, अब कैपिटल बन गया, मालिक का पैसा। समझ गया पहला तरीका? दूसरा लिखना नहीं है अभी, सब मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझो। अब मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं मेथड 2 का। मेथड 2 में क्या बोलता है? मेथड 2 में क्या बोलता है सुनना। बोलता है एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एनुअल सब्सक्रिप्शन
should be credited to income and expenditure every year, and the balance life membership fees should be shown on the liability side of balance sheet, and this accounting will continue till the entire life membership fees is exhausted. बोला वाह क्या इंग्लिश बोले बे, बहुत अच्छा लगा, मतलब तो कछु नहीं समझ में आया। हम बोला सुन क्या बोल रहा है। वो लोग बोल रहा है हर साल आपको क्या करना चाहिए, देख मेंबर तो मेंबरशिप का एंजॉयमेंट ले रहा है, मान ले एक साल बीत गया तो एक साल का बेनिफिट तो मेंबर को मिल गया ना। मैं बोला हाँ बिल्कुल मिल गया। तो बोले एक काम करो, पता करो आपके यहां पर एक साल का सब्सक्रिप्शन कितना है। तो हम बोला मुझे पता है, मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन 20,000 है, नॉर्मली हम लोगों से 20,000 रुपए लेते हैं। तो बोले एक काम करो, फिर जैसे ही एक साल बीता तो एक साल का इनकम रिकॉग्नाइज कर लो। इनकम कब होगा, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाइफ मेंबरशिप फीस से आप एक काम करो 20,000 लगा के लिख दो, इनकम है इस साल का मान लो। हम बोला हमको मिला तो 5 लाख रुपया था। बोला हाँ हाँ 5 लाख रुपया में से 20,000 निकाल के यहां लिख दिया एनुअल सब्सक्रिप्शन के नाम से, और बाकी कितना बचा तुम्हारा। हाँ बोला 480 बचा। बोला उसको तुम लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट लिखाओ 480। मतलब तुम ऐसे सोचो ना कि तुमको ये सब्सक्रिप्शन टाइम से पहले मिल गया, प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, नहीं समझा। तो आपने तुमको 5 लाख रुपया मिला तो उसमें 20,000 इस साल का इनकम है, बाकी 480 प्री रिसीव एक तरह से, तो लाइबिलिटी साइड में दिखा दो। हमरा बोला फिर क्या, अगले साल सेम, एक साल और बीतेगा तो अगले साल फिर से बाई लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 20,000 लिख लो। 480 में से 20 निकाल दिया, कितना बचेगा अब 460। तो लाइफ मेंबरशिप फीस अब यहां दिखा दो कितना 460। फिर अगले साल, बोला अगले साल फिर से वही बाई लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर से इनकम डाल लो 20,000 और यहां से 20,000 कम करके 440 तुम दिखा दो यहां पर। बोल समझ आ रहा है। और हम बोले फिर बोला फिर क्या, ऐसे ही चलता रहेगा। हम बोला कब तक, बोला जब तक आपका लाइफ मेंबरशिप फीस का बैलेंस 0 नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। लॉजिकली सोचो, हमारा ये फीस था 5 लाख रुपया, अगर हर साल 20,000 का इनकम है, मतलब 5 लाख डिवाइड बाई 20 कितना होता है 25। मतलब ये अकाउंटिंग मेरा कितने साल तक चलेगा इस एग्जांपल में, 25 साल तक। 25 साल के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस का बैलेंस खत्म हो जाएगा, अकाउंटिंग बंद हो जाएगा, अकाउंटिंग खत्म है। अच्छा अकाउंटिंग खत्म हो गया, मान लो हम खत्म नहीं हुए, तो क्या हम जा सकते हैं अपने क्लब। हाँ लाइफ मेंबर है, अकाउंटिंग खत्म, हम थोड़ी ना खत्म हो गए हैं। हम बुढ़ा जाएंगे, लाठी लेके जाएंगे, नाच के आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मेरा बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम क्या हैं, हाँ अकाउंटिंग खत्म हुआ है, हम खत्म नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अब भैया उल्टा हो गया तो हम बोला मतलब बोला अकाउंटिंग से पहले अगर आप खत्म हो लिए तो ऐसा भी हो ही सकता है कि अकाउंटिंग चलते चलते मान ले खत्म हो गए, मान ले हम पुण्य आत्मा निकल गए, हम 3 साल के बाद ही टपक गए, तो अब क्या होगा सोचो। अकाउंटिंग खत्म हुआ नहीं, अभी 3 साल ही हुआ है। तो बोलते हैं इस केस में आपका अब लाइफ मेंबरशिप फीस में जो भी बैलेंस है, बताओ क्या वापस करोगे घर वालों को, नहीं, तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देना। और मतलब जिस साल डेथ होगा उस साल बैलेंस शीट में जाके कैपिटल फंड जो रहेगा ना, उसमें ये लाइफ मेंबरशिप का जो भी बैलेंस बचा है 4,40,000 जो भी बचेगा उसको ऐड करके खत्म करो। मतलब मैं इसमें रूल क्या है, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन, वही लाइन बोल रहा हूं जो थोड़ा देर पहले बोला था। अब समझो, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन should be credited to income and expenditure every year, and the balance in life membership fund will be shown on the liability side of balance sheet, and this accounting will continue till the entire life membership fees balance gets exhausted. Clear? एक छोटा सा पॉइंट, if the member expires before the accounting is complete, then the balance of life membership fees shall be transferred to which account, capital funds. क्या आपको मेरा ये बात समझ में आया? तो बोलो मैं नोटिंग करा दूं, जल्दी से नोटिंग करा दूं, ठीक है। तुम लोग स्टेप 1 लिख के रखा हुआ है। अच्छा अब स्टेप 2 में 2 मेथड है तेरी।
बोलिए सर, कुछ बोल रहा है? जरूर। एक मिनट रुक जा बस। अच्छा, तुम लोग हेडिंग लगाया स्टेप 2? अच्छा, स्टेप 2 लिखने के बाद लिखो उसके नीचे मेथड 1। पहला मेथड याद है ना कि भूल गए? लाइफ मेंबरशिप फीस का जो बैलेंस होगा उसको कौन से साइड में शो करना है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ये चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कब तक चलते रहेगा? जब तक है जान। और अगर कोई मर गया जैसे ही तो फिर कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग खड़े हैं अभी स्टेप नंबर 2 में। इसमें मैं चर्चा कर रहा हूं मेथड 1। इसमें लिखेंगे entire balance of life membership fees will be shown on liability side of balance sheet. Shown on liability side of balance sheet. This presentation will continue till the member is alive. और ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, on the event of death of the member, entire balance in life membership fees account will be transferred to, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा रे? कैपिटल फंड। बोलो ठीक है? मेंबर entire balance in life membership fees account will be transferred to capital fund. मेथड नंबर 2। मेथड 1 लिखना हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं मेथड 2 में चल रहा हूँ। कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लिया? चलो मेथड 2 में एक बार रिवाइज करते हैं। क्या बोले थे कि एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो कहां लेके जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है क्रेडिट साइड में, और जो बैलेंस बचेगा मतलब लाइफ मेंबरशिप से निकाल के उसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस शीट की कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में। और ये अकाउंटिंग चलता रहेगा जब तक लाइफ मेंबरशिप फीस जीरो नहीं हो जाता। किंतु लाइफ मेंबरशिप फीस जीरो होने से पहले अगर मेंबर ही लुढ़क गया समझ रहे हो ना, तो जो भी बैलेंस बचा होगा उसके लुढ़कने से ठीक पहले लाइफ मेंबरशिप फीस में उसको जाके कहां ऐड कर देना? कैपिटल फंड में ऐड कर देना। यही बात है। क्लियर हो गया? याद रहेगा? तो लिखो नंबर 1, एंड अमाउंट equivalent to normal annual subscription shall be transferred, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में नहीं, transferred from life membership fees account to income and expenditure account
ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड में, एंड बैलेंस ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट will be shown on liability side of balance sheet. This accounting will continue till entire life membership fees account gets exhausted. Exhausted समझता है ना, खत्म हो जाना. Point number 2. On the event of death of the member, the balance in life membership fees account shall be transferred to capital fund. मैं पढ़ दे रहा हूं. पॉइंट नंबर 1, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा क्रेडिट, एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ मेंबरशिप अकाउंट विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. Liability side of balance sheet. This accounting will continue till entire life membership fees account gets exhausted. Point number 2, on the event of death of the member, the balance in life membership fees account will be transferred to capital fund. देखो सर, यहां तक क्या दिक्कत है बताओ. अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 9. मुझे लगता नहीं है मैं कॉन्सेप्ट नंबर 9 पूरा समझा पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूं, लिखाने वाला थोड़ा सा कार्यक्रम है, मैं वो पहले करा देता हूं. समझाने का काम हो सकता है अगले दिन करना पड़े, ठीक है ना. तो यहां तक पहले बताओ, सबको लिख लिया तो मैं रुकूं? कुछ बच्चों का हाथ चल रहा है, देखा. बीच में जब उससे पूछा तो वो भी स्लो हो गया, तुम भी स्लो हो गया. देखा, तुम समझो, बीच में अगर कोई बोलता है तो उसका बात सुनना नहीं चाहिए. मैं सत्य बोल रहा हूं सर. अभी मेरा बात अजीब लगेगा, बाद में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. हो गया? अच्छा, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 9, विच इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. आपको याद हो तो आज मैं स्टार्टिंग में जब डोनेशन का बात चालू किया था तो मैंने बोला था एक जनरल डोनेशन है और एक स्पेसिफिक डोनेशन, और स्पेसिफिक डोनेशन के लिए एक अलग अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है, उसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर स्पेसिफिक डोनेशन. एक्चुअली ये जो अकाउंटिंग का तरीका है ना, ये पूरा तरीका ही अलग है इसका अकाउंट्स करने का, पूरा एकदम अलग है. बहुत पहले, आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले ना, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाया जाता था प्रॉपरली. जानते हो कहां? फाइनल लेवल में. कहां सिखाता था? फाइनल लेवल में. एक चैप्टर ही होता था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, चैप्टर होता था पहले. फिर उसको वो लोग तोड़ के लाया इंटरमीडिएट लेवल. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? और फिर उसको कहां लेके आया पता है? कहीं नहीं लेके आया, फाउंडेशन में लाया ही नहीं है फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? अब क्या है, इंस्टीट्यूट तो है बहुत चालाक, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिलेबस में है, किंतु एनपीओ के अंदर स्पेसिफिक डोनेशन का पॉइंट डाल दिया. ये तो हम पूछेंगे. और स्पेसिफिक डोनेशन का अकाउंटिंग कैसे होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो इनडायरेक्टली वो चाहता है कि तुम क्या सीख ले, फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी सीख ही ले. तो इसलिए थोड़ा सा ये अकाउंटिंग का सिस्टम तुमको सीखना पड़ेगा बच्चे.
तो कोई मैं बता रहा हूं, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, आप देख लेना जितने भी सम्स हैं पुराने या इंस्टीट्यूट के बुक में, हर जगह फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वो है, मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, वो सीखेंगे आपको समझ में आएगा। पर प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि मेरे दोस्त के टीचर ने मुझे कि मैं देखा तो वो लोग तो नहीं कराए, आप एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। बेकार नहीं सर, जब आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आ जाता है। मैं नहीं पढ़ा, एग्जाम में एप्लीकेशन आया, आप लुढ़क जाए, क्या फायदा? मेरा बात समझ रहे हो? अब कोई नहीं पढ़ा रहा है उसका तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, मैं तो अपना देख सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट का जरूर देख सकता हूँ। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त है जो ये नहीं सीख रखा है, उसका भला करना है तो बता देना फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख ले, नहीं तो काम नहीं आए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी ना कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, एक बार आप पहले नोटिंग कर लो इस पॉइंट्स को, फिर इसका चर्चा वर्चा आराम से समझाएंगे। पहले नोटिंग कर लो। पॉइंट नंबर 1, एनी इनकम relating to special fund account shall be added to respective fund account. Next, any revenue expenditure relating to special fund shall be deducted from respective fund account in balance sheet. अच्छा, ऊपर में भी लिख लेना in balance sheet. Third, any capital expenditure relating to special fund account shall be shown on asset side of balance sheet, comma, and amount equivalent to capital expenditure shall be transferred from respective fund account to capital fund account. हाँ जी, जल्दी जल्दी लिखो। लिखे कि नहीं लिखे? पक्का लिख लिया? ठीक है। अब मैं अभी यही छोड़ रहा हूं, इसको आगे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को अब एग्जाम्पल लेना है दो और बाकी सब समझाना है, तो कम से कम 40-45 मिनट्स और लगेगा आपको समझाने में। फिर इससे रिलेटेड सम कराएंगे, तो पूरा 1 घंटे का कहानी है ये। उसके पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग दिमाग में जाएगा ही। तो एक काम करते हैं, अभी क्या क्या पढ़ लिए तो एक बार रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे मैंने पहले आपको बताया एनपीओ किसको बोलते हैं। तो मैंने बोला था एनपीओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट कॉमर्स, साइंस, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, एसेट्रा एसेट्रा, प्रमोशन होता है। जो प्रॉफिट कमाया जाता है
वो क्या मेंबर घर लेके जा सकता है? नहीं, मेंबर घर लेके नहीं जा सकता। फिर मैंने आपको बताया उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। इट इज डैश अकाउंट इन नेचर। सबका आंसर नहीं आ रहा है यार। रियल अकाउंट इन नेचर। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डैश बेसिस, कैश basis. It starts with opening cash and bank balance and it ends with closing bank balance. All the sundry receipts are debited and all the sundry payments are credited. Both dash and dash items are recorded. Capital and revenue. याद आ गया? अच्छा, फिर मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर. It is nothing but dash account, profit and loss account. It is prepared under dash basis. Accrual basis. It is dash account in nature, nominal account. All the revenue incomes are credited and all the revenue expenses are debited. Surplus will be dash added to balance sheet in added to capital fund in balance sheet, and deficit will be deducted from capital fund in balance sheet. Surplus का मतलब है excess of इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. फिर मैंने बैलेंस शीट तो एकदम सेम नॉर्मल बनता है, बस उसमें एक पॉइंट याद रखना था. कैपिटल फंड का और एक नाम क्या है? जनरल फंड, और एक नाम एक्यूमुलेटेड फंड. फिर हमने बात किया डोनेशन. हमने बताया दो तरह का डोनेशन होता है, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक. जनरल डोनेशन के लिए यूज होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अभी समझाया मैंने, पर इसका चर्चा बाद में हो जाएगा. स्पेसिफिक डोनेशन, सॉरी जनरल डोनेशन. स्पेसिफिक का तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जनरल का बात कर रहा हूं. जब मिलता है तो सबसे पहले कैश टू डोनेशन रिसीव, वो रिकॉर्ड होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाएगा डिपेंड करता है. अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाएंगे. अगर क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो क्या अज्यूम करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट अज्यूम करेंगे. सेकंड मैंने पढ़ा है एडमिशन फीस या फिर एंट्रेंस फीस. एडमिशन फीस के लिए क्या बोला था मैंने? एडमिशन फीस के लिए क्या बोला भैया? जब मिलेगा एडमिशन फीस तो कैश टू एडमिशन फीस सबसे पहले कहां रहेगा? रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के. अब कहां जाएगा डिपेंड करता है कि ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है. अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाएंगे. अगर क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो ऑलवेज ट्रीट इट एज अ कैपिटल रिसिप्ट. एक्सेप्शन है, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो क्या ट्रीट करो? रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करो. फिर हमने क्या चर्चा किया? लेगेसी रिसिप्ट. तो कैश टू लेगेसी रिसिप्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में चला जाएगा, और लेगेसी रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करके दिखाएंगे. हो गया लेगेसी. उसके बाद था सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट. जब मिलेगा तो कैश टू सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन बोल के दिखा देंगे, और सब्सक्रिप्शन अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम यानी क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. फिर क्या बताए? लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब जिंदगी भर का सब्सक्रिप्शन एक बार में दे दिया, ऐसे सोच लो. तो भैया पहला इंट्री था कैश टू लाइफ मेंबरशिप फीस, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा. फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है? इसका दो नियम है. नियम नंबर 1, पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओ, और दिखाते रहो जब तक मेंबर जिंदा है. और जब मेंबर का जान खत्म, मतलब मेंबर का डेथ होगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस का जो एंटायर अमाउंट है उठा के कैपिटल फंड में डाल देना, ऐड कर देना. और दूसरा मेथड क्या बोला? एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल एनुअल सब्सक्रिप्शन शैल बी टेकन आउट फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी शोन ऑन द डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, liability side of balance sheet, and this accounting will continue till entire amount in life membership fees account is getting exhausted. On the event of death of that member who has given life membership fees, अगर वो दिया है तो डेथ हो गया उसका, तो जो भी बैलेंस बचा होगा लाइफ मेंबरशिप फीस में, हाँ, इट विल बी एडेड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. और फिर मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट किया, लिखवाया, मगर मैंने कुछ समझाया नहीं है. इसको समझने के लिए भैया कम से कम 40-45 मिनट जाए. ये 3 लाइन ना निचोड़ है पूरे कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना. पर इसको समझने के लिए आपको आधा घंटा 45 मिनट लगाना पड़ेगा अगले क्लास में. तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट, शब खैर, स्वीट ड्रीम्स, जुड़े के सेल्फ, बाय बाय. और कोई डाउट है? पक्का नहीं है? बाय.